2026 लग रहा है इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ वॉर फॉर भारत। इसके तीन कारण हैं। दो कारण 2025 में देखे, पर एक कारण 2020 में हमें दिख गया था। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, तो लो पाकिस्तान से हिस्टोरिक प्रॉब्लम चल रही है, कभी भी जंग हो सकती है, सबके दिमाग में रहता है। एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है बांग्लादेश के अंदर, जिस पे हम आज थोड़ा फोकस करेंगे। पर मैं जाना चाहता हूं 2020 को लेके, जहां पे गलवान वैली में 45 इयर्स के बाद चाइना और भारत के बीच में एक तरह से लड़ाई होती है, जंग होती है, आप उसको बैटल मान लीजिए, जो मर्जी वर्ड यूज कीजिए, जिसमें हमारे कुछ जवान वीरगति को प्राप्त करते हैं, और ये 45 इयर्स बाद। तो चाइना की प्रॉब्लम पे हम उस तरह फोकस नहीं कर रहे, पर कुछ लोगों का मानना है कि वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा डीप। बांग्लादेश एक छोटी पावर है, पर चाइना इज द रियल चैलेंज। तो इस वीडियो से, और मेरा मानना है कि जब चाइना के साथ वॉर होगी तो उसमें एयरफोर्स का एक यूनिक रोल रहेगा। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में भी सबसे ज्यादा चर्चा एयरफोर्स के रोल की हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये नैरेटिव शुरू कर दिया, 5 जेट गिरे, 7 जेट गिरे, 8 जेट गिरे। कुछ लोगों ने फिर ये किया कि हमारी एयर सिक्योरिटी क्या है कंपेयर टू चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये सब डिस्कस करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके ज्यादा कोई एयरफोर्स के बारे में जान ही नहीं सकता। एयर मार्शल संजीव कपूर जी आज हमारे साथ हैं, हु हैज हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशंस इन द इंडियन एयरफोर्स। उन्होंने 7,800 घंटे एक्सीडेंट इंसिडेंट फ्री फ्लाइंग करी है, ट्रेनिंग में इतने ऑफिसर्स ट्रेन किए हैं, स्ट्रेटेजिक रोल्स में रहे एट द हाईएस्ट लेवल्स। So I'm very happy कि he will share his wisdom with us. He also has his own YouTube channel for which में वो clips डालते हैं on specific issues. आप प्लीज जाके उसको देखिए। And I'm happy to announce, हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में एक बारी हम यहाँ जुड़े। तो आपके अगर कुछ सवाल हैं अगले हफ्ते के लिए, आप नीचे वो क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट दीजिएगा, so that जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो भी हम एड्रेस करने की कोशिश करें। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Ishkar, and it's a honor and privilege to be with you. सर मैं थैंक यू सर। सर मैं शुरू बांग्लादेश से पहले, क्योंकि बांग्लादेश में हमारा बहुत फोकस और आना चाहिए। ये बहुत डिस्टर्बिंग, गलवान के बारे में सबको पता है, पर बहुत लोगों ने फोकस नहीं किया कि टोल्ड टू अप्लाई फॉर चाइनीज पासपोर्ट। भारत से, अरुणाचल प्रदेश से लेडीज एट एयरपोर्ट, एंड चाइना इस तरह उनको हरास करता है, और चाइना बार बार अरुणाचल प्रोवोक कर रहा है। अभी बीच में एक ब्लॉगर गया था, उसकी न्यूज आई जिसने कहा था कि वो कह रहा है कि अरुणाचल बस ने कुछ वीडियोस बनाई थी कि भारत का हिस्सा इंटीग्रल पार्ट है, उस पे उसको वहां पे टर्म दिया गया, डिटेन किया गया। सर गलवान ऑनवर्ड्स क्या चल रहा है चाइना के साथ? भारत का प्रॉब्लम कम हुआ है या बढ़ गया है, या साइलेंटली ज्यादा टिकिंग टाइम बॉम्ब हो? ये आपकी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो आई टेक यू बैक थोड़े 2-3 साल पहले, 2017 से अगर आप देखना स्टार्ट करें तो डोकलम हुआ। But Doklam is around the Chumbi Valley। अगर आप वीडियोस मैप देखें तो भूटान जब चिकन नेक को आके मिलता है, उस जगह पे एक नैरो डेजर्ट शेप एरिया है जिसके ऊपर चाइनीज आके बैठ गए थे 2017 में, और भारत फोर्स उनको काउंटर करने लगी। तो उसके बाद कई दिन स्टैंड ऑफ चला, एंड फाइनली द थिंग्स और दे पुल बैक स्लाइटली, वी पुल बैक। ऑन द अदर साइड पेंगोंग त्सो लेक के साइड में इनका बिल्डअप स्टार्ट हुआ बहुत रैपिड पेस से, और 2020 में जैसे आपने कवर किया ईस्ट तिब्बत में गलवान का एक्सीडेंट हुआ, दैट हैज एक्चुअली शेकन दैट। मैं कई जगह से कहता हूं कि जो चाइनीज बच्चे हैं वो वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत, एक अकेला बच्चा है अपने पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, नाना नानी की तरफ से और दादा दादी की तरफ, वो जब यंग बच्चा बॉर्डर पे जाएगा तो वो दोनों फैमिलीज उससे अटैच्ड हैं, और वो कहीं ना कहीं दे हैव बीन ब्रॉट अप इन लग्जरी। बिकॉज ये जो नए बच्चे हैं जो अभी यंग हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हैं चाहे वो जवान हैं, दे हैव बीन ब्रॉट अप इन ए प्रॉस्परस चाइल्ड। उनको फिजिकली वो भारत के सोल्जर्स की क्षमता नहीं रखती। तो गलवान में हमारे ऑफिशियली 20 जवान मारे गए, बट अनऑफिशियली चाइना के करीब 60 से 70 लोग मारे गए, और भारतीय जवानों ने उनको उठा के नदी में फेंका। और ये जब मैसेज और गया उनके पास, ऑफिशियली आई थिंक उन्होंने 4 क्लेम किए थे हमारे ट्रेडर्स चाइनीज।
but all media across the world acknowledged that there were many deaths. उसके बाद से the pace at which the Chinese are making their infrastructure is worrying along the border. उनके जितने एयरफील्ड्स हैं बॉर्डर के पास चाइनीज तिब्बत एरिया में, उनकी अपग्रेडेशन स्टार्ट हुई। उनकी जो रोड लिंक्स हैं बिटवीन देयर वेस्टर्न जिंगजियांग से लेके और लासा से होते हुए और डोकलम की तरफ, उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहे हैं, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। सो ये जनरल जो टेंडेंसी है कि यू मास्क योर रियल इंटेंट इन गुडविल। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज में आते हैं कि चाइनीज ड्रैगन एंड इंडियन एलिफेंट आर डूइंग टैंगो नाउ। तो हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, विजिट करेंगे, तो उसके बाद रिलेशंस का हो गए, फॉरेन सेक्रेटरीज मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं। बट इसके पीछे जो आपने करेक्ट बोला है, it's a time bomb which will be exploited by the Chinese in the coming years. I don't know when, but as a nation हमारे को इस चीज के लिए prepared रहना पड़ेगा। So बांग्लादेश की जो अभी लेटेस्ट जो हुआ है पिछले 1.5 साल में, ये एक सोची सारी समझ है। अगर आप ध्यान दें तो कुछ साल पहले श्रीलंका में गोताबाया राजपक्षे गए, उससे थोड़े दिन पहले म्यांमार में आर्मी जनता टुक ओवर। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इमरान खान चले गए और न्यू गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ ब्रॉट इन अ पपेट गवर्नमेंट। उसके बाद अगर अभी आप देखें तो कुछ महीने पहले नेपाल में अपराइजिंग हुई। अगर आप अभी देखें तो बांग्लादेश में एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन, नेपाल की तरफ देखें तो वहां पे भी अब एंटी इंडिया जो चीज है, तो पॉलिटिशियंस को सूट करता है एंटी इंडिया रिटोरिक, क्योंकि उनकी अपनी कमियां कहीं ना कहीं इसमें छुप जाती हैं, और जो मासेस हैं उनको मोबिलाइज करते हैं एक पर्पस कॉज के लिए। जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको डीप स्टेट या जो CIA है या IS है या पैसे देके उकसाता है। बट द लार्जर पिक्चर इज इंडिया की अगर नेबरहुड अनसेटल्ड है तो इट विल हेल्प चाइनीज इन ऑल एस्पेक्ट। तो ये बांग्लादेश सर, बांग्लादेश में हम थोड़ा लेटर में आना चाहता हूँ। मैं थोड़ा चाइना पे फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चाइना को बहुत बिल्डअप किया गया जैसे इट हैज बिकम अ मिलिट्री सुपर पावर। जैसे उसके पास एयर सिक्योरिटी बहुत है, उसके पास वेपन्स बहुत है, एंड चाइनीज इकोनॉमी जितनी ओपेक है उससे 10 टाइम्स में भी 100 टाइम्स ज्यादा ओपेक उनकी आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग इट्स एयर फोर्स। सो व्हाट इज सर रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ व्हाट इज चाइना's Air Force, what is China's armed forces, what are the internal struggles there? Because आपने अपने long career में सब चीजें देखी हैं। So how do you place Chinese equipment strength as well as its air force as well as its ability to wage a war, a proper war with a nation? See, आपके व्यूअर्स के लिए मेरी समझ में, मेरा टोटल पर्सनल एनालिसिस, it's a 4-pronged strategy which the Chinese are working on. Then I come to a specific answer. First is the military pressure around LAC will continue and it will increase. वो पैरेलली मिलिट्री प्रेशर। दूसरा, वो उनकी जो इकोनॉमी है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे चलती है, तो वो उसके तहत जो हमारी नेबरहुड है उसमें अपना एक्सेस बढ़ा रहे हैं, चाहे वो CPEC कॉरिडोर हो, चाहे वो एक्साइटेड में हाईवेज हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला लासा से हाईवे बन रहा है, दे आर मेकिंग रेलवे लाइन एंड रोड्स इनटू नेपाल। ये लार्जर एम, और जो डोकलाम मैंने बोला इस 2017 का, तो उन्होंने ऑलरेडी वहां पे अपने हाईवेज और ट्रेन एक्सेस बना दी। मतलब आप हिल्स में वो ट्रेन चला रहे हैं, 13,000 की फीट हाइट पे वो एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं। तो उसको नाम तो डेवलपमेंट का दे रहे हैं, बट उसके साथ ही मिलिट्री बेस। थर्ड स्ट्रेटेजी जो चाइना की है वो है साइबर एंड साइऑप्स। अगर आप देखें अभी कुछ दिन पहले इंडिया में GPS स्पूफिंग स्टार्ट हो गई। DGCA ने दिल्ली में, पहले ये बॉर्डर एरियाज में होता था, अब बॉम्बे के पास GPS, तो DGCA ने नोटैम जारी किया कि एयरक्राफ्ट के जो इट्स अ वेरी डेंजरस, जो GPS स्पूफिंग एंड जैमिंग होता है, इट हैज गॉन अप एंड इट्स अ पार्ट ऑफ साइबर एंड साइऑप्स व्हिच दे आर वर्किंग। एंड लास्ट इज द कांस्टेंट नैरेटिव शिफ्ट। तो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमारे रिलेशंस हो गए हैं, वीजा अब इजीली फैसिलिटेट हो रहे हैं। 25 अक्टूबर से आई रिमेंबर डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई बिटवीन कैलकाटा एंड गुआंगझो। अभी चाइनीज एयरक्राफ्ट पार्लियामेंट दिल्ली में दिखते हैं, तो
So on one hand, the picture which is given to the complete world, narrative building का part है कि elephant and dragon are now dancing together and we are two civilization. तो ये narrative आप देखते थे, बट इसके पीछे अगर आपके व्यूअर्स जाके नेट पे देखें तो इनके कुछ एयरफील्ड्स का मैं नाम देता हूँ। तो एक भोंगार है, एक होतान है, ये सब तिब्बतन प्लेटो में आते हैं। काशगर है, शिकजे है, इनका गुंजा है, एक हॉपिंग है। आप जस्ट गूगल करके देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट दीज एयरफील्ड्स एंड इनके जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं, J-20s वगैरह हैं, वो यहाँ पे इन्होंने पोजीशन करके ऑपरेट करना स्टार्ट। व्हाई इज इट रेलेवेंट? रेलेवेंट ये है कि ये जो एसेट्स हैं इनको ये पोस्चरिंग के तौर पे लगा रहे हैं, इसके पीछे वो मिसाइल लगा रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि वो डेवलप करना चाहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। वो ये जानते हैं कि अगर ह्यूमन ह्यूमन कॉन्टैक्ट हुआ वॉरफेयर में, अगर सोल्जर आए तो, और आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि जो एयरफोर्स का है रोल है वो अब ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज इन नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर आपने ऑप्शन वॉर में भी देखा, जो ग्राउंड पे बॉर्डर पे सोल्जर्स का ज्यादा वो नहीं हुआ इंटरेक्शन और फाइट, बट द मेन वाज बिकॉज ऑफ ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड हमारे प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स एंड दिस एरियल स्ट्राइक। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि चाइनीज वेपन्स वर यूज्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया ऑप्शन। तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ की ठीक थी, कुछ की ठीक नहीं। चाहे वो HQ-9 हो, चाहे HQ-61 के जो एयर डिफेंस रडार्स थे, उनकी PR-15 से आपने देखी होंगी बहुत सारी फोटोज को, मिसाइल इंटैक्ट जमीन पर पड़ी रही है इंडिया में। तो सम इक्विपमेंट हैज नॉट डन वेल। तो दे आर आल्सो वरीड बिकॉज उनको जो ताइवान का वो कर रहे हैं एनेक्सिंग, या वो जो अपने साउथ चाइना सी में, चाहे वो जापान रहा है, चाहे वो फिलीपींस रहा है, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला है, तो चाइनीज अपना दबदबा बनाना चाहता है, उसके लिए उसको। तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, इनकी मिलिट्री और जो सिविल के अंदर है वो रिलेशन अच्छे नहीं। इनके जो एयर चीफ है अभी कुछ दिन पहले ये खुले में आके उनके एयर चीफ को मार दिया इंटरव्यू। मार दिया एयर चीफ को? उनके जो 6 या 7 बड़े जनरल्स हैं, वो उसमें से 2-3 डिसअपियर हो गए, नोबडी नोस, और 2-3 को सैक कर दिया। तो ये एक ऐसा देश है, आपने देखा जैक मा और बेस्ट इंडस्ट्रीज लापता हो गए, रातों रात कंपनियां खत्म हो जाती हैं, रातों। तो उनके देश में कुछ ही हो सकता है। तो जो एनालिसिस मैं पढ़ता हूँ, ये मेरी जो जानकारी आती है, ये ताइवान में ओपन सोर्स की कई लोग लिखते हैं, बिकॉज ताइवान सेम लैंग्वेज बोलते हैं, और उनके टच में कुछ चाइनीज हैं जो एग्जैक्ट न्यूज देते हैं ताइवान में, वो फिर ग्लोबल उसमें डालते हैं। तो मेरी जो भी जानकारी, उससे मुझे ये पता चला है कि चाइना में जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एनालिसिस करके दिया है कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि हम ताइवान ले पाएंगे कि नहीं, एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में या ह्यूमन कांटेक्ट में हम इंडियंस को हारा पाएंगे कि नहीं। तो जब इस तरह का फियर कम्युनिस्ट पार्टी को जाता है, तो देयर लॉयल्टी इन देयर कंट्री इज मोर टू द कम्युनिस्ट पार्टी रादर देन टू द नेशन। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो दबदबा है हर वर्टिकल में देश के पार्टी के लोग उससे, तो वो जो मिलिट्री और पार्टी के बीच में जो अभी ड्रिफ्ट स्टार्ट हो रही है, बिकॉज जी इज ट्राइंग टू कट आउट बाय सेइंग कि मैं करप्शन हटा रहा हूँ, बट धीरे धीरे जो भी जनरल्स हैं जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको वो किसी न किसी कारण साइड में। तो अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होती है तो दिस इज अ वीक पॉइंट उनकी, मेरी समझ से, कि जहाँ पे दे विल बी वरीड हार्ट ऑफ हार्ट कि उनकी जो लीडरशिप है, इज इट गुड इनफ टू टेक हाफ मोटिवेटेड पीपल टू वॉर। तो ये इसको मास्क कर रहे हैं इस बाकी। सर, आपने चाइना में 5 मिनट में एक मास्टर क्लास की है जिसमें आपने इतना कुछ बोला, मेरे दिमाग में 5 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये 5 मिनट के अंदर ही सर, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा आगे बढ़ूंगा, बट इससे मुझे 5 क्वेश्चन आए, मुझे लगता है ऑडियंसेस को भी वो जानना थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डेंस आपने पैक कर दिया है। तो मैं पहले से एक मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सिविलियन लीडरशिप में इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया की बात करें या यूएस की बात करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एस्टैब्लिश्ड हायरार्की है, देयर इज नो पावर ग्रैब गोइंग ऑन बिटवीन मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी। बट जहाँ पे एयर चीफ ही सिक्योर ना हो,
जनरल्स को करप्शन के नाम पे साइडलाइन किया जा रहा हो और खत्म किया जा रहा हो, वहां पे दैट एज अ माइंडसेट, कितना माइंडसेट होता है इवन एट लीडरशिप लेवल्स कि आप डिसाइसिव, और ये टेंशन भी है कि जो स्टालिन जी बोलते थे कि थोड़ा भी मिलिट्री ऑपरेशन खराब जाता है, आपकी जान खतरे में आ जाती है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मिलिट्री अप डाउन होती है इवेंट में, पर कोई जनरल उस तरह से या किसी एयरपोर्ट पर को ऊपर पर्सनली ये नहीं आता कि आपने क्यों नहीं किया। वहां पे तो ये भी आएगा, ऑफ द हेड भी आएगा सर। तो इस माइंडसेट से कितनी कोई फौज लड़ सकती है या कोई मिलिट्री लड़ सकती सी अगर आप देखें तो ये मोर एंड मोर सैटेलाइट बेस्ड, मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, रोबोटिक बेस्ड वॉरफेयर कर रहे हैं। चाइनीज आर वर्किंग कि जहाँ पे ह्यूमन, उन्होंने रियलाइज किया कि जहाँ ह्यूमन एलिमेंट आएगा वो वीक लिंक, इनका जो ह्यूमन एलिमेंट है वो वीक लिंक होगा एट। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने इतना पैसा खर्च किया अपनी मिलिटराइजेशन में और एक रॉकेट फोर्स खड़ी कर दी। तो रॉकेट फोर्स के कमांडर को भी चेंज कर दिया। तो रॉकेट फोर्स इन्होंने ऐसी लगाई है कि इनको दूर से ही मार करने की, चाहे वो वेपन्स यूरोप भेजने हैं या उनको अमेरिका भेजना है या इंडिया भेजना है या किसी भी कोने में भेजना है, इनके तो वेपन्स इन्होंने अपने रॉकेट्स लगाए हैं। और आपके व्यूअर्स के लिए आप जो इनकी परेड हुई थी अभी सितंबर में, एंड फोर्थ प्लेनरी सेशन हुआ है अभी इनका चाइना में, आप देखें प्लेनम सेशन हुआ है, उसमें हॉल में खाली सीट्स है। So Z is, struggling to get his own people with him. This is my analysis. And ये जो परेड थी इसमें इन्होंने करीब 35 देशों के अध्यक्षों को बुलाया था, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी था। तो ये तियानवे स्क्वायर में परेड हुई थी 10 साल के बाद, विक्ट्री परेड। उसमें इन्होंने अपने लेटेस्ट वेपन्स को फ्लैश किया। उसमें डोंगफेंग 17 ये ऐसे आयरन मिसाइल हैं जो कि दुनिया में किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकते। इन्होंने अपनी सबमरीन बेस्ड, एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट बेस्ड, लैंड बेस्ड सारे न्यूक्लियर वेपन्स वाली कैरी मरीन मिसाइल और वेपन्स डिस्प्ले। तो ये दुनिया को दिखा रहे हैं। और इनकी जो परेड है, जो सोल्जर्स निकलते हैं, तो मेरी समझ से ये ऑप्टिक्स के लिए है, दुनिया को डराने के लिए है, उनको बताने के लिए है कि ये ऐसे हम कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अंदर एक डर है, कहीं ना कहीं अंदर उनके मन में ये है कि कल को अगर जंग होती है, क्या हमारे इक्विपमेंट उस तरह से काम करेंगे? क्योंकि आपने सिंदूर में देखा, क्या हमारे लोग उस तरह से खड़े होकर पाएंगे? और आपके व्यूअर्स के लिए बहुत कम लोगों को पता है, चाइना ने जो लास्ट जंग लड़ी थी असली ह्यूमन, वो 79 में थी वियतनाम के साथ। उसके बाद उन्होंने कोई वॉर नहीं लड़ी किसी देश के साथ, और उसमें वो हार गए थे। तो जो उनके बैक एंड में जो भी आर्म्ड फोर्सेस में है, दे हैव नेवर सीन कॉन्फ्लिक्ट, देयर वेपन्स हैव नेवर बीन टेस्टेड। एंड इसीलिए ये जो मैंने आपको 4 pronged स्ट्रेटजी बताई थी अभी, कि वो इसको मास्क कर रहे हैं इन कांस्टेंट नैरेटिव शेपिंग में। ये जो अंदर का जो डर है, तो डर से ही लोग दूर रहे, बट एक्चुअल में मेरी समझ से इनके लोग उतने केपेबल नहीं। सर, आपने जो बोला कि लास्ट वॉर 79 में थी और उस वॉर के अंदर इनको हार हुई और वन चाइल्ड पॉलिसी की बात हुई, तो मैं ऑडियंसेस को बताना चाहूंगा, शायद नहीं पता हो, यूनिक फैमिली है एयर मार्शल साहब की। His son serves the nation by being a part of the Indian Navy, and daughter is a part of the Indian Air Force. So it's a family which is serving nation across generations. And ये जो आपने वन चाइल्ड बोली, तो मेरा आप पे भी माइंड गया कि सर एज अ नेशन जहाँ पे सिर्फ वन चाइल्ड है वो भी प्रोटेक्टेड है और दोनों ग्रैंड पेरेंट्स का है, इसीलिए आप ये मान रहे हो कि कॉन्टैक्टलेस वॉर की तरफ दे आर गोइंग। बट उनका टेस्ट जो हुआ सर ऑपरेशन सिंदूर में वेपनरी, वो वर्ल्ड के लिए भी एक्सपोज हुई है। हाउ डू यू रेट एज अ प्रोफेशनल इन अ सेंस कि क्या परफॉर्मेंस है उनकी पूरे इक्विपमेंट की, क्योंकि यूएस उस पर नहीं बात कर रहा, इंडियन मीडिया उस पर बात नहीं कर रहा, बट व्हाट डू यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट देयर? सी चाइना ने क्या किया है, एक JF-17 एरोप्लेन है आपके व्यूअर्स के लिए, उन्होंने वो लाइसेंस इनको पाकिस्तान को दिया वहां प्रोड्यूस करने के। Those JF-17 didn't do well, and JF-17 अभी प्रोड्यूस करके they are wanting to market it to other countries.
उससे क्या रहता है कि पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री चलती रहेगी, लाइसेंस इनसे हैं। J-10 जो थोड़े एडवांस्ड हैं, दे आल्सो ऑपरेटेड इन ऑप्शन 2। अब ये उनको अपने J-35 जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं वो देने के लिए पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना हर साल एक शाहीन एक्सरसाइज करता है। तो उसमें क्योंकि अब इक्विपमेंट बाय फॉर लार्ज सिमिलर होता जा रहा है, barring F-16 and a few American and French systems, America is buying more and more Chinese and Turkish things. तो उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए चाइना फुल फ्लेजेड पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो इन ऑप्शन ऑल्सो के चाइनीज सैटेलाइट्स वर गिविंग करेक्ट पिक्चर्स एंड द टर्किश ड्रोन्स एंड जो खबरें निकल गई हैं कि इस ऑप्शन में सर्विंग टर्किश जवान्स वर आल्सो किल्ड बिकॉज दे the Pakistanis didn't know how to operate those drones जो अभी भी आए थे, so they requested Turkey sent their own serving people without publicizing, and in some hits they also got killed. तो ये जो collaboration चल रही है between these powers to put down India, the whole aim being is to tame India. The rise of India is not acceptable in the larger picture. They don't want एक नई पावर हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात, उसको कहीं ना कहीं चाहे वो नेबरहुड में टर्मोइल है, चाहे इकोनॉमिकली सैंक्शन जैसे आप देख रहे हो 50% लगा दिए हैं, चाहे वो नरेटिव बिल्डिंग है अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे प्रोडक्ट्स को लेके, हमारे लोगों को लेके, देन पैरेलली जो पिन ब्रिक्स आई ऑलवेज कॉल खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे कहीं पे हमारे अगेंस्ट और देशों में हमारे सामान को लेके हमारे बारे में बोलेंगे। लार्जर पिक्चर इज के दे वांट टू स्लो डाउन योर ग्रोथ, दे डू नॉट वांट यू इमर्जिंग। एंड ऑप्शनल से एक चीज जरूर निकल गई है कि अभी जितनी भी ग्लोबल मिलिट्री पावर्स हैं दे हैव स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया की जो कैपेबिलिटी है इंडिजिनाइज, दे मे नॉट बी वेरी हॉट, दे मे नॉट बी स्टेट ऑफ द आर्ट, बट हमारे अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है जो दुनिया अभी समझी है, टू इंटीग्रेट वेपन्स of all dimensions into our systems. अब आपको उदाहरण देने के लिए कि 1970s की L-70 गन है, Zu-23 आर्मी की गन है, शिल्का गन है, एयरफोर्स की 70s 80s की पिचोरा है, नई बनी DRDO की आकाश मिसाइल है। इन सब को हमने अपने हिसाब से अपने वेपन्स के साथ इंटीग्रेट करके IAC सिस्टम ला दिया। अब कहाँ दुनिया में 1970s और 80s के वेपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक होंगे रडार। ये जो क्षमता है हमारे अपने लोगों से अपनी चीजों को मॉडिफाई करा के, और चाहे वो ब्रह्मोस है उसको मॉडिफाई करा के, जो S-400 है उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। S-400 has not done as well in Russia-Ukraine conflict, रशिया की बनी हुई है, which it has done so well in our option 2। ये जो चीजें हैं, हम जो चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने यूज के लिए, वो कहीं ना कहीं दुनिया को अब बता रही है। हमारी स्पेस में कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट से आपने बोला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि अभी तक माना जाता है कि अक्रॉस हमारे बहुत इक्विपमेंट पुराना है, हमारी बहुत इक्विपमेंट अलग अलग नेशन से है, सो उसको हम यूनाइटेडली कंबाइन करके लड़ेंगे कैसे, हाउ डू वी बिकम अ कोहेसिव यूनिट। और अमेरिका के लिए वो अपनी तारीफ पे बहुत बड़ी वर्ड यूज करते हैं, अमेरिकन जीनियस के, कुछ भी हो वो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंधु ऑन वर्ल्ड स्टेज हैज बीन एन एग्जिबिशन ऑफ इंडियन जीनियस व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री, दैट हाउ मेनी सो मेनी डाइवर्स थिंग्स इंक्लूडिंग कि अगर रशिया मैन्युफैक्चर्ड चीज यूक्रेन में उतना अच्छा नहीं कर रहा, और यहाँ पे टर्की, चाइना, पाकिस्तान, and by some accounts US also is operating southern military bases in Pakistan. So in a sense, best of the world was ranged against you, and then also you had a very very successful Operation Sindhu. We had, see, larger plot was to engage us in a long conflict. अभी जब जंग स्टार्ट हुई इजराइल हमास की, तो सबने सोचा है कि ये जंग दिनों में खत्म हो जाएगी। जब रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ उसको 3.5 साल हो, वो करीब 2 साल से ऊपर चली। अभी जो फ्रेजाइल सीज़फायर है साइड दैट, सो हमारी 88 आवर्स लेस देन 4 डेज में हमारी कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये जो डिसीजन था कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था जिससे हमने लड़ाई, वॉर में क्या होता है, बहुत सारी थ्योरी देखे होंगे, टीवी पे प्रोग्राम देखे होंगे, आपके यूट्यूब चैनल पर
कि भारत जब इस पोजीशन में था तो व्हाई डिड वी लेट देम ऑफ द हुक, बट दिस इन माय ओपिनियन ये काफी क्रिटिसिज्म हुई है, ये काफी क्रिटिसिज्म हुई है, हाउ डू यू डील विद इट? बट आपके व्यूअर्स के लिए was our aim to take over Pakistan? Was it to finish them? Was it? No. Our aim was that we had to avenge Pahalgam. So we hit out their terrorist targets. Never ever in Pakistani Punjab after 71 have the aircraft gone and taken out Bahawalpur, Murid, south of Lahore. Never, never. All skirmishes from 1971 have been along J&K, LOC and Pak occupied Kashmir. इनके पंजाब में तो आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो अब जब हम अंदर घुस के फर्स्ट डे स्ट्राइक किया एंड द मैसेज वाज वेरी क्लियर कि अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ तक रोक सकते हैं। अगर you took out our people and we have taken out their terrorist target, 100 plus were killed, top end terrorists, तो ये वहां रोक सकते थे। बट अब इन्होंने अपने नरेटिव बिल्डिंग में देश वालों को बोला कि हम इनको सबक सिखाएंगे ये है। So that warfare thereafter for next 2 days on 8th and 9th. बट जो 10th की स्ट्राइक है, मैं कई फोरम से कह चुका हूँ, आने वाली सदियों में एयर पावर में कैंपेन पढ़ाई जाएगी कि कैसे 90 मिनट के अंदर इनके 11 एयरफील्ड्स इंक्लूडिंग टॉप एंड सारे के सारे खत्म कर दिए। जो रहीम यार खान रनवे है उसको जब बॉम्ब किया गया 10th अर्ली मॉर्निंग को, वो उसमें जो गड्ढा है वो अभी अक्टूबर में जाके इनसे भरा गया। मई का रनवे डिसयूज था, वो नो डोमेस्टिक फ्लाइट, नो इंटरनेशनल फ्लाइट, नो मिलिट्री फ्लाइट could operate out of Rahim Yar Khan from 10th of May till October this year. So इनके जितने शेल्टर्स हैं ये अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं, उनको डॉक्टर्ड वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल उनकी ISI नाम। तो उनके जो टेलीविजन हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये है, और जितने पाकिस्तानी सच बोलने वाले हैं वो देश छोड़ के बाहर चले, और बाहर भी उनको हैरास किया जा रहा है। इट इज नॉट दैट उनका जीवन नॉर्मल है, तो उनको उनके जो यहाँ पे उनको थ्रेटन करते हैं, फिर वो प्रेशर डालते हैं कि आप उनको मना कीजिए, तो सच उनके यहाँ कभी नहीं निकलता। तो उनका एक जो फेक नैरेटिव है वो अपनी जनता को देते रहते हैं, जनता उसको मान लेती है। तो सर, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, देन आई वांट टू मूव ऑन टू बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश हैज बिकम अ सीरियस इशू ऑफ कंसर्न फॉर अस। सर, आपने दो चीजें बोली, एक तो जीपीएस स्पूफिंग, ये तो एक तरह से अ नेशन इज एक्टिंग एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और नेशन इज गोइंग इनटू डायरेक्शन, बिकॉज़ अगर जीपीएस स्पूफिंग आगे बढ़ती है सिविलियन एयरलाइंस की, दैट इज अ न्यू टेरिटरी एंड अ वेरी डेंजरस टेरिटरी वी आर एंटरिंग इनटू, व्हिच कैन कॉज एनी ट्रेजेडी। तो ये, और दूसरा सर, हमने चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डअप की बहुत बात करी, 10 साल में हाउ हैव वी चेंज थिंग्स, स्पेशली आफ्टर गलवान, व्हाट इज आवर ओपन प्रिपेयर्डनेस लेवल जो हम डिस्कस कर सकते हैं? See, two things I will say. एक तो हमारी प्रिपरेशन भी फुल स्पीड से चालू है, ऐसा नहीं है कि we are sitting idle. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर रोड्स है वो इतना बढ़िया काम कर रही है। आपका एक उदाहरण यहाँ आप सब जा सकते हैं, अटल टनल, की जो टनल्स बन रहे हैं ऑल वेदर, चाहे आप J&K में रहिए, चाहे आप अरुणाचल। हमारे कुछ एयरफील्ड्स हैं आपकी व्यूअर्स के बेनिफिट्स के लिए, तेजपुर, छबुआ वगैरह, ये सब ईस्ट में बड़े एयरफील्ड हैं हमारे एयरफोर्स के, वो अपनी जगह है, चाहे वो बागडोगरा हो, चाहे वो कराईकुंडा हो, ये सारे पाकिस्तान बांग्लादेश अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है या अगर हमारा एंगेजमेंट चाइना से होता है, ये सारे यूज। बट कई ALGs हैं हमारी, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, चाहे वो बचूका हो, अलोंग पासीघाट, टूटिंग, अलोंग विजयनगर, तवांग, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में। और J&K में, लद्दाख में हमारे लेह है, हॉइस है, हमारे पास कारगिल है। और अगर अभी आप यूएस ने थोड़े दिन पहले देखा होगा तो एयर चीफ ने नयोमा एक एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट की, 13,500 मंथ ऑफ अक्टूबर आई थिंक, और नवंबर। तो ये जितनी एयर स्ट्रिप्स हैं, DBO है, त्रिशूल है, तो ये सारी एयर स्ट्रिप्स हैं 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 फीट की हाइट। तो इनको भी पैरेलली डेवलप किया जा रहा है। यहाँ से नयोमा से फाइटर ऑपरेशन से, ले से फाइटर ऑपरेशन चलती हैं, कोई से, तो
ये दोनों साइड की प्रिपरेशन है, एक पीओके को कंटेन करने के लिए, एक जो वेस्टर्न चाइना है, जिंगजियांग रीजन, वहां पे, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ अ conflict on both the fronts, we should have options to move our assets. Coming specifically to Bangladesh, we have a lot of airfields which are in the सर vicinity of मैं बांग्लादेश पे स्पेसिफिकली आता हूँ, मैं लास्ट क्वेश्चन चाइना पे जाता हूँ क्योंकि हमारी डिफिकल्टी है। जब कोर्ट्स के अंदर एक बहुत कंसर्न बनाया, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चार धाम के अंदर रोड्स को वाइडन करना चाह रही थी, इतने आर्टिकल्स, इतने डिबेट्स, टीवी डिबेट्स में मैं भी गया कि एनवायरमेंटली ये है, एनवायरमेंटली वो है, एनजीओज आते हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट allowed the Ministry of Defense to go ahead. If I remember correctly, they said we can't second guess defense needs. तो 5.5 मीटर की विड्थ थी, उसको बढ़ाया किया गया, वो कर पाए। इंडिया में बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं फॉर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, बट डू यू फील ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव मैनेज्ड टू, ये एक चारधाम केस है, सुप्रीम कोर्ट तक गया तो वी नो इट, do you think we have successfully managed to remove these bottlenecks in the sensitive areas and are proceeding full speed ahead? से कुछ हद तक है। प्रॉब्लम हो रही है कि दी लैंड एक्विजिशन इज ऑफ स्टेट सब्जेक्ट। अब उसमें क्या है कि सेंटर में आज द स्टेट तो बहुत ऐसी जगह, जैसे मैंने अभी आपको एएलजीएस बोले हैं, वहां पे दी फंड्स हैव बीन गिवन, sanctions have been given to expand the ALGs to make it into strips, but कहीं ना कहीं मेरी समझ से the state governments are not playing their part, because रनवे अगर आपको ऑपरेशन के लिए चाहिए तो आपको दोनों तरफ जगह चाहिए। अगर आपकी एयर स्ट्रिप 4000 फीट की है मान लीजिए, और उसपे आपको फाइटर ऑपरेशंस करनी है या बड़े एयरक्राफ्ट उतारने C-17 में, जो भी, आपको कम से कम अराउंड 9000 फीट का रनवे चाहिए। तो जो एडिशनल 4000 फीट आपको रनवे बढ़ाना है, उसके लिए आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, एक तरफ या दोनों तरफ रनवे। ये जो पार्ट है, उसके बाद उसकी एक्सेस बनाना है, उसमें एक टर्मिनल बिल्डिंग बनानी है, ये कई चीजें स्टेट सब्जेक्ट्स। तो मेनी स्टेट्स आर ओके, especially which are inclined with the center, but many states are not playing the ball, so उसमें लैंड एक्वायर नहीं हो पा रहा, उसकी फिर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, उसको फिर डिफेंस को नहीं दिया जा पा रहा, उसके बाद फिर हमारे प्रोसीजर इतने बड़े चौड़े हैं कि उसको तो सैंक्शन करके बॉर्डर रोड्स को हैंड ओवर किया जाएगा, उसके बाद वो बनाया जाएगा, उसके बाद ट्रायल होंगे। ऐसी कुछ भी चीज चाइना में नहीं है। वो जब डिसाइड करते हैं, वो रात को हुक्म देते हैं कि कल तक ये जगह खाली कर देना, अगले दिन उनकी गाड़ियां आ जाती हैं, 15 दिन में वो लैंड वैंड सब एक्वायर हो जाता है, 3 महीने में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, और 2 महीने बाद उनको लोगों को वापस ले आते हैं वहां। तो ये जो Challenges of democracy, sir, these are the challenges of a democracy. तो अकाउंट पर जिस गति से होना चाहिए, वो उस गति से मेरी समझ से नहीं हो रहा। जी सर। सर मैं थोड़ा बांग्लादेश पे आ जाता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदूज का जेनोसाइड हो रहा है, एक के बाद एक खबर आती है, अनगिनत नाम आ चुके हैं, द मोस्ट वायलेंट वे हो रहा है। सर बांग्लादेश 21 इंडिया की यूनिक विक्ट्री के बाद कमी रह गई, जो मैं मानता हूँ कि एवरी नेशन जो अपने सोल्जर सैक्रिफाइस करता है किसी और देश के लिए, इट गेट्स समथिंग फॉर इट्स ओन बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट में चाहे चिकन नेक को ब्रॉड करना हो, चाहे पोर्ट एक्सेस हो, दो ऑब्वियस चीजें हमने नहीं की, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दैट। उस पर बहुत डिस्कशन हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं, रशिया का इन्फ्लुएंस, यूएस का इन्फ्लुएंस, आर बीइंग टू जेनरस, व्हाटएवर। आज की स्थिति में सर हाउ प्रिपेयर्ड, और जो भी ऑपरेशन होगा, मैं इससे एयरफोर्स परस्पेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक रीजन बोलते हैं इंडिया कांट इंटरवीन इन बांग्लादेश कि हिंदूज की पॉपुलेशन कोई एक स्टेट तो है नहीं है, वो स्कैटर्ड है। तो आप जैसे ही घुसेंगे, यू विल नीड टू बी वेरी 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 फास्ट इफ यू डिसाइड टू गो टूवर्ड्स एनी ऑपरेशन, बिकॉज बाकी जगहों पे हिंदूज पे फिर हमले और हो सकते हैं। सो दैट रिस्क वेयर यू हैव लाइव होस्टेजेस इफ यू आर गोइंग टू सेव पीपल, वन ऑफ द रीजन, बहुत सारे हो रहे हैं, तो एयरफोर्स का रोल बहुत ज्यादा उसमें वाइट हो जाएगा। सर हाउ डू यू सी इंडिया इन 2026 टैकलिंग बांग्लादेश, बिकॉज प्रोवोकेशंस तो रुक नहीं रही है। सी बांग्लादेश एक सोची समझी टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ ऑपरेशन है, जहां पे शेख हसीना वाज मूव्ड आउट। अब हिस्ट्री आई आल्सो कवर, आई रीड अ लॉट एंड आई स्पीक ऑन हिस्ट्री आल्सो। तो अगर आप देखें, मुजीबुर रहमान was also shot in 1975, the father of the nation, because he trusted the army too much. And Sheikh Hasina brought his own relative
Wakaruzamal as the general of the army chief, उनका related है, and she trusted him too much. But the deep state and the Jamaat people, along with BNP, had the better of her, and she had to flee in August last year. उसके बाद से जो right wing elements हैं उनके देश, especially Jamaat, they have, and Yunus has been brought, पहले ये वेस्ट की टैक्टिक्स है, उसको पहले नोबेल प्राइज दो, उसको मतलब वो दो, हर अभी now they have given a Nobel Prize to Venezuelan opposition leader इस साल. So you just watch through your program, and just watch how things unfold in Venezuela. There will be a regime change, oil blockade, उनका वो है, तो ये ऐसे स्टार्ट करते हैं. And Nobel Peace Prize winner is already talking about कि Venezuela exception है, US can intervene. Peace मिला है, आप जाते ही वॉर की बात कर रहे हो अपने पहले इंटरव्यू में. और वो उन्हीं के बंदे हैं, उनको वो प्रोपेल करते हैं. ऐसे ही यूके यूनिस है, तो वो वहीं रहे हैं, वेस्ट में रहे हैं. अब वेस्ट में रहे हुए जो तारीख है, कल परसों बांग्लादेश वापस आए 17 साल बाद. तो ही हैज बीन ग्रोन प्रॉपर्ली, एंड इन माय एप्रिसिएशन द नेक्स्ट इलेक्शन जो डिले होते जा रहे हैं, पहले 2025 एंड तक बोला था कराएंगे, वो उसमें इनकी पार्टी को खड़ा करेंगे. ये खालिदा जिया के बेटे हैं, और ही इज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट टू बिकम द नेक्स्ट विद सपोर्ट फ्रॉम राइट. तो उनका भी नैरेटिव चलता रहेगा इनका. Now coming specifically to your question, see the right wing Jamaat kind of ideology. अब मैंने एक और उस दिन प्रोग्राम किया था एक नजर चैनल पे एडवांस. I have said perception is the new warfare. आपके व्यूअर्स के लिए perception is the new warfare. I'll give you a few examples. ये क्या करते हैं, आउट ऑफ नोवेयर एक बंदे को लेते हैं, उसको मीडिया हाइप करके हीरो बना देते हैं. ठीक है, तो चाहे वो फ्रॉइड रहे हो यूएस में, चाहे वो निज्जर रहे हो खालिस्तान वाले, चाहे वो उस्मान हाइदी रहे हो, चाहे वो नसरुल्लाह रहे हो, ये जो लोग रहते हैं इनको एक पर्पस के लिए छोड़ा जाता है और इनकी डेथ को ये वेपनाइज कर देते हैं. तो एंगर इज यूज्ड एज अ मोबिलाइजेशन, एंड मोबिलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ परसेप्शन, एंड परसेप्शन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के पार्ट है. उससे जो कॉमन जनता है वो उसके साथ जुड़ जाता है. सीधी फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ उस्मान हैदी, और इतना गुस्सा था कि शेख मुजीबुर रहमान के लगाए हुए फाउंडेशन को तोड़ के और उन्होंने उस्मान हैदी के और उनकी बिग स्ट्रक्चर्स पे उसकी वो लगा दी कि ये हमारा नेशनल. तो जनता को जो बहकाई हुई है उनको मोबिलाइज करना और थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू दिस थिंग इज बिकमिंग अ वॉरफेयर. तो इसके तहत इन्होंने काफी हद तक इस 1.5 साल में अपने लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया. बट जो समझदार लोग हैं जिन्होंने वो पीरियड देखा है 71 का, वो कम रहे, उन्होंने स्टोरीज में देखा है. सो नाउ व्हाट बांग्लादेश इज गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग इनटू डीप मिलिट्री कॉन्टैक्ट, व्हिच इज अ वरिंग थिंग. जो आपने अभी पॉइंट आउट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द बांग्लादेशीज armed forces people are going to China. The Chinese people are coming to Bangladesh. The Bangladesh top people are going to Turkey. The Turkish military people are coming to Bangladesh. The Bangladeshi people are doing now exercise with Pakistan. The Pakistanis, the top generals are visiting Bangladesh. They are going to Japan. The Japanese are coming to Bangladesh. तो ये 5-7 कंट्रीज के पास ये अपनी यूरोफाइटर खरीदना चाहते हैं, ये GF-17 खरीदना चाहते हैं, ये सबमरीन्स खरीदना चाहते हैं. अब क्या होता है, जब वेस्ट की पॉलिसी होती है, ये चाहे IMF लोन दे दो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन दे दो, चाहे सॉफ्ट लोन, जो भी कहते हैं, बट उनको मालूम है ये दे नहीं पाए. ऐसे ही यूक्रेन में हो रहा है, मतलब पेपर पे इट्स अ लोन, बट दे वेरी वेल नो कि दे नहीं पाएंगे, बट उनके लार्जर एजेंडा में सूट करता है. सो दे मे प्रोवाइड देम अ फ्यू वेपन्स, दे मे प्रोवाइड देम अ फ्यू एयरक्राफ्ट, दे मे प्रोवाइड देम हार्डवेयर. एंड इनके जो लाल मुनीर हाट वगैरह जो रनवेज हैं बांग्लादेश के नॉर्थ में, उस पर बात चल रही है. इट इज जस्ट नॉट इवन 20 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन. और जो चिकन नेक का आपके व्यूअर्स के लिए जो 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो कि अब वो डोकलम भी लार्जर प्लॉट है, जो डोकलम में चाइनीज अंदर घुसाए हैं और यहाँ से बांग्लादेश के नॉर्थ है, ये 22 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको काटने की बात की जा रही है. तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, उस्मान हैदी ये कह रहे थे कि हम इसको काट के नॉर्थ ईस्ट के साथ अंदर ले लेंगे. We will occupy some portion of Bihar and Jharkhand,
तो वी विल मेक ग्रेटर बांग्लादेश, तो वो उस नैरेटिव, ही वाज अ राइट विंग गाय। आप मेरे को बताइए क्या 54 साल वाले हमारे कुछ देश के नेताओं को यूथ लीडर बोलते हैं। ओस्मान हैदी वाज कॉल्ड अ स्टूडेंट लीडर, कोई स्टूडेंट नहीं है। सी, ये नैरेटिव बिल्डिंग का पार्ट है। वो कौन सा स्टूडेंट, बहुत साल पहले पढ़ के, बट ये एक नाम देते हैं। जेएनयू का होगा, परपेचुअल स्टूडेंट्स है। तो बांग्लादेश में चाहे वो बगुरा हो, चाहे वो मीरपुर हो, ये सारे रनवेज हैं उनके, जिनको वो अभी कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने के लिए। और हमारे भी बहुत सारे एयरफोर्स के एयरफील्ड हैं जो अराउंड हैं, चाहे वो बैरकपुर है, चाहे वो जो कोलकाता है, चाहे पूर्णिया है, चाहे हमारे एसेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, दोनों कंट्रीज एक्सिस पे, चाहे वो रफेल हैं, चाहे वो Su-30 हैं, तेजस हैं, मिराज 2000 हैं, C-130 हैं। C-130 आर स्पेशल ऑप्स एरोप्लेन, तो वो भी ईस्ट में बेस्ड है बांग्लादेश के पास। तो ये जो आप लिंक कर रहे हो कि डोकलाम ऑनवर्ड, इट्स चाइना की स्ट्रेटजी भी 10 साल 20 साल की होती है, 30 साल की होती है। दे बिलीव लाइक इंडिया दे आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, बट इंडिया की इतनी मिलिटरीली डीप थिंकिंग नहीं रही है, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश की पीरियड था। तो सर बांग्लादेश की जो अभी हालत है, हमने पिछले कुछ दिनों में अपने गैरिसन भी बढ़ाए हैं, चिकन नेक पे भी बढ़ाया है, अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाई है, बट हाउ बिफोर बांग्लादेश गेट्स वेपन, आज की डेट में उनकी क्या स्थिति है सर? और अगर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या यूएस इंडिया का कंपनी या चाइना ही अपने ध्यान ले, तो ये सिचुएशन वर्स नहीं हो जाएगी अगले दिन? नॉट द बेटर टाइम टू एक्ट टू प्रिवेंट द इविल? See, military is on mercy fails. मैं आपके व्यूअर्स के दोबारा बोलूं, मिलिट्री इज द लास्ट ऑप्शन, इट इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स। जब टेबल पे बात करने से कोई नतीजा नहीं निकलता और आपको अपनी नेशनल विल इम्पोज करनी है, तो मिलिट्री, अगर आप ये देखें जब ये पहलगाम हुआ तो हमने क्या एक्शन लिया? हमने उनके डिप्लोमेट्स को भेज दिया, हमने इंडस वाटर बंद कर दिया, हमने ये कर दिया। मिलिट्री वाज द लास्ट ऑप्शन। वी हैड मीटिंग, वी कन्वेड थ्रू दिस थिंग। ऐसे ही अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेसी इज लाइक ए डक, वो पानी पे रहते हैं, नीचे बहुत फास्ट पेडलिंग हो रही है। तो हमारे डिप्लोमेट्स, उनके डिप्लोमेट्स, जो मीडिएटर्स हैं, इस वक्त बात कर रहे होंगे, शेख हसीना के पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे कर रहे होंगे, उनको कन्वे कर रहे होंगे, ये सब चल रहा हो। बट इस दौरान वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी जो ईस्टर्न साइड में जो सिक्योरिटी थी उसको हिला है। तो वो अब सबमरीन्स खरीदना चाहते हैं, वो फ्रिगेट्स खरीदना चाहते हैं, वो डिस्ट्रॉयर्स खरीदना चाहते हैं, वो ड्रोन्स खरीदना चाहते हैं, ताकि उनको फैक्ट्री लगा के दे रहा है बांग्लादेश में ड्रोन बनाने के लिए। तो किसके अगेंस्ट यूज करेंगे? बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स, किसके अगेंस्ट? बट आपके व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये 22 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जो उस्मान हैदी वगैरह जो लीडर्स हैं, वो उनके यहाँ भी लागू, इनके यहाँ 2 चिकन नेक खाते। अगर मैप देखें या जब आप एडिट करें उसमें डाल, तो दक्षिण दिनाजपुर एक भारत का हिस्सा है, इन वेस्ट बंगाल, एंड इन असम देयर इज गारो हिल्स। उसके बीच में जो एरिया आता है, रंगपुर का हिस्सा आता है बांग्लादेश, तो दैट होल स्ट्रेच इज 80 किलोमीटर। इफ दैट कैन बी चॉप्ड अप, तो द पूरा बांग्लादेश का जो टॉप पार्ट है दैट इज, एंड सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज चिटागोंग। तो त्रिपुरा से इफ यू गो टू बे ऑफ बंगाल, that stretch is just about 28 kilometers. If that area is taken out, उसमें काफी ravine and waters marsh area, so if that is taken out, the complete Chittagong, जो म्यांमार के साथ टचिंग पोर्शन है, that will get cut off. So ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास ऑप्शन है, हमारे पास नहीं है, but that is the last resort. आपकी जानकारी के लिए 70 साल जब से बांग्लादेश बना, 54 सालों से बांग्लादेशी जो उनके सोल्जर्स हैं, जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इंडिया ट्रेनिंग लिया। उनके हमारे साथ, मेरे साथ पर्सनली स्टाफ कॉलेज में, हायर कमांड में, एनडीसी में, वी हैव ट्रेन एंड वर्क विद बांग्लादेशी ऑफिसर्स। वो इंडिया ही आते हैं ट्रेनिंग के लिए, पायलट ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो भारत ने उनको हर चीज में मदद की है शुरू से। ऐसा नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो हमने अपनी टाइज टोटली कट ऑफ कर। ये जो ब्रिजेस रहते हैं डिप्लोमेसी के, ये हमेशा ऑन है। In diplomacy, you always keep all options open. So in the larger scheme of things, they would not have cut off the trade पे किया होगा, road mobility पे किया होगा, सड़कें बंद की होंगी, but
अभी भी हमारा जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट है वो चल रहा है टू एन एक्सटेंट। सर जो एरिया ऑफ कंसर्न आता है वो ये आता है कि अगर इतना छोटा देश जिसकी कोई तुलना ही नहीं है भारत से, हर तरह से सराउंडेड है, आई डू नॉट वन शुड नेवर थिंक इन दोस टर्म्स कि हम कितने दिनों में कुछ कर लेंगे, बट वी हैव प्रूव कि जब पूरा पाकिस्तान था व्हिच वाज रीजनेबली सिमिलर टू इंडिया इन 71, हाउ फास्ट वी कुड ऑपरेट देयर। वो जब बार बार आपके लिए खतरा बन रहा है तो ये टेस्ट आता है, जैसे आप बता रहे हैं कि टर्की अपनी ड्रोन फैक्ट्री डाल रहा है। हर भारत का दुश्मन या जो भारत को रोकना चाहता है वो बांग्लादेश को सप्लाई करना शुरू कर दे वेपनरी। तो वुड दैट नॉट मेक द सिचुएशन मोर डिफिकल्ट इन फ्यूचर डेज? सो शुड नॉट मिलिट्री बी एन ऑप्शन कि जब वो अपने अपग्रेड करने तब लड़ना, या अब लड़ना, या आपको लग रहा है लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? दैट इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। My answer to your question is we were ready, forces were ready after parliament attack also, forces were ready after Doklam, forces were ready after Akshardham also, forces were ready after blast also, everything. Forces are ready today also. The decision is political. The decision what to do, when to do, how to do is political. And that is governed by diplomacy as the first. So they are doing, I'm not saying कि हम नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम अपने मीडिएटर से जो कॉमन कंट्रीज हैं, आई एम श्योर, आई हैव नो आइडिया, मैं गेस कर रहा हूँ, बैक एंड डिप्लोमेसी वुड बी गोइंग ऑन विद एवरीबडी, बट उसका क्या नतीजा होता है, किस स्टेज तक वो कर सकते हैं, इट इज इन द एंड अ पॉलिटिकल डिसीजन टू यूज व्हाट मीन्स एट व्हाट स्टेज। दैट इज द आंसर टू इट। थैंक यू सर सो मच। हमने आज चाइना और बांग्लादेश पे फोकस किया, एंड ऑल द व्यूअर्स, क्योंकि एयर मार्शल साहब पहली बार आए थे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप नीचे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम, होपफुली नेक्स्ट वीक व्हेन वी टॉक, तो क्वेश्चंस देना चाहेंगे। थोड़ा चाइना पाकिस्तान पे पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम वी विल फोकस अ लिटिल बिट ऑन पाकिस्तान आल्सो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद सर।